मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ा भी दिया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम उसी का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस का, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ कि ये हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन होती है। ठीक है प्रिया, सुनाई दे रहा है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है प्रिया? यस सर। ठीक है। तो मैं बस बोल रहा था कि ये हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जैसे पावर पॉइंट और वर्ड में होती है। जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं तो ये हमारी स्क्रीन हमारे सामने आती है। ठीक है। तो पहले तो इसमें बेसिक सी चीज़ है। एक सेकेंड। सो पहले तो ये बेसिक चीज़ है ब्लैंक पेज की। ठीक है। तो ये है ब्लैंक, वो ये बेसिक जो जैसे हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तब ये ओपन होता है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है आपके कि आपको किस टाइप की वर्कबुक, किस टाइप का आपको फाइल चाहिए। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक से। ब्लैंक वर्कबुक मैंने क्लिक कर दिया। तो ये एक शीट खुल गई बेसिकली। ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मेट इसका अलग है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और वर्ड में अलग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता था। ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा कॉलम्स और रोज और ये सब बने हुए हैं, लाइंस वाइंस। तो इसको मैं बता देता हूँ ये क्या फॉर्मेट है। बेसिकली ये एक शीट, इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। इस पूरे पेज को हम बेसिकली वर्कशीट बोलते हैं। इसी में हम पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जितना भी काम है वो सब करते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ये प्लस साइन और ये लिखा हुआ है यहाँ पे शीट 1। तो यहाँ पे जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किया था कि वहाँ पे हम ब्लैंक स्लाइड ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ब्लैंक शीट ऐड कर सकते हैं। प्लस से ब्लैंक शीट ऐड हो गई, देखो शीट 2 आ गई। अगर मैं और प्लस करूंगा तो शीट 3 एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इसे बोलते हैं शीट, इस पूरे इसको शीट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोलते थे, और माइक्रोसॉफ्ट पावर बेसिक स्लाइड बोलते थे, ब्लैंक स्लाइड। वर्ड में बोलते थे डॉक्यूमेंट। अब ये जो सारी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सब मिलके आपको एक ब्लैंक वर्कबुक बनाती है। जैसे पावर पॉइंट में हम बोलते थे उनको कि पूरी की पूरी पीपीटी प्रेजेंटेशन, वैसे ही ये सारी शीट मिला के एक वर्कबुक बनाती है। ठीक है। ये तो भाई बेसिकली एक्सेल है क्या। सो एक्सेल बिल्कुल अलग है पावर पॉइंट और वर्ड से। जैसे कि वर्ड में हम लोग कहीं भी लिखना स्टार्ट कर देते थे, पीपीटी में हमको इन टेक्स्ट बॉक्स डालना था, आपको बताया था मैंने, टेक्स्ट बॉक्स डाल के हम लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी थोड़ा अलग है, इसमें अलग अलग सेल, अलग अलग रोज और अलग कॉलम्स होती है। पहले मैं बता देता हूँ कि सेल कॉलम होता क्या है। ये जो स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। ये, हाँ, ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली, इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं सेल। इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं सेल। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ये हम लिख रहे हैं, इसमें लिखते हैं, इसको बोलते क्या है, तो ये पता होना थोड़ा जरूरी है कि इसे सेल बोलते हैं। ये होता है अपना सेल। अब एक दो चीज और होती है, वो होती है रो और कॉलम। बेसिकली रो और कॉलम है क्या, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFG, ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ABC, तो ऐसे जो ABC लिखा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये A कॉलम है, ये पूरी A कॉलम है, ये पूरी B कॉलम है, ये C कॉलम है, ये D कॉलम है, सो ऑन, ऐसे करते करते ये पूरा Z तक जाता है, और Z के बाद वापस स्टार्ट होने लग जाता है A B। तो कॉलम्स हैं। और सेकेंडली, जो आपको 1 दिख रहा है, ये इस तरफ मैं जाऊंगा तो इसमें एक एरो दिखाता है। तो ये 1 जो है इसे हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, एंड सो ऑन ऐसे करते करते और भी है, बहुत सारी रोज हैं इसमें। तो ये हो गया बेसिक की एक्सेल में क्या है, सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। दूसरी चीज, इन सब के अलावा अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है, मतलब कि एक इस सेल का नाम क्या है, इसमें हर एक सेल के नाम भी होते हैं, हर एक सेल को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं ये सेल है कौन सा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे E6 लिखा है। अब E6 का मतलब क्या है, इसका मतलब कि ई कॉलम एंड सिक्स्थ रो। तो ये ई कॉलम का सिक्स्थ रो सेल है। तो अगर आप ई कॉलम और सिक्स्थ रो में जाओगे तो आपको ये वाला सेल मिलेगा। सिमिलरली मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करूं यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा कि सी कॉलम और थर्ड रो। तो ऐसे करके हम किसी हर एक सेल की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, पर्टिकुलर नाम नाम कह सकते हो या लोकेशन कहना, जो कहना है कह लो, उसका एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होता है, वो है ये।
तो ये तो हो गया पूरा इसका फॉर्मेट के बारे में कि किस फॉर्मेट में एक्सेल होता है, कैसा एक्सेल डिफरेंट है पावर पॉइंट से, वर्ड से, और ये सब चीज़ें। अब सेकेंडली अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं काम करना। अब मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि एक्सेल और इन सब में मेजर डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एक्सेल क्या है, एक्सेल मोस्टली हम स्टूडेंट लोग तो मोस्टली यूज़ नहीं करते, जहाँ तक मैंने तो नहीं करा। बट ये मोस्टली उनके काम आता है अगर किसी को डेटा अपना रखना है, उनको कैलकुलेट करना है, मोस्टली टीचर्स के काम। लाइक हम स्टूडेंट के नाम लिख के स्कोर लिख दिया यहाँ पे और फिर उसको स्टोर कर दिया। डेटा स्टोरेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें थोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं, या फिर इसकी कुछ चीज़ प्लस करना हो, कुछ चीज़ माइनस करना हो, कोई चीज़ ऐड करना हो, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके रखना हो, स्टोर करना हो। तो बेसिकली अकाउंट्स रिलेटेड या फिर कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड काम होता है तो वो एक्सेल में ज़्यादातर यूज होता है। तो ये तो हो गया बेसिकली एक्सेल यूज किससे करते हैं। तो ये है बेसिक एक्सेल का काम। पावर पॉइंट और वर्ड से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एक्सेल। वर्ड और पावर पॉइंट काफ़ी ईजी होता है, ईजी तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हैंडी है कि उसमें वो यूज़ कर किसी को नहीं भी आता होगा तो वो इजीली सीख सकता है। लेकिन एक्सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है और थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, उसी हिसाब का उसमें थोड़ा बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि एक्सेल में हम डेटा कैसे डालें। अभी तक तो एक्सेल की बात होगी कि एक्सेल है क्या, ये डिफरेंट कैसे है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में हम डेटा कैसे डालना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप किसी सेल पे जाते हो, अभी मैं जनरली A1 पे जा रखा हूँ, जैसे ही हम ए सेल पे जाएंगे तो आपको ये क्रॉस दिख रहा होगा, ये क्रॉस दिख रहा है मोटा सा। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर किसी को भी आपको सेलेक्ट करना है तो आपके ऊपर ऐसा क्रॉस है। जैसे मैं बी के ऊपर ले जाऊँ तो ये क्रॉस आएगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये बी सेलेक्ट हो गया, ए सेलेक्ट हो गया। अगर तो मोस्टली क्या आता है कि इस पे अगर जनरल जो आपको पता होगा तो आप सोचोगे कि मैं इस पे क्लिक करूं और मैं इस पे लिखना शुरू कर दूं। ठीक है, ऐसे लिखना हमेशा जनरली अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा तब आपका कर्सर यहाँ पे अपीयर होगा। डबल क्लिक करके आप सेल को आप सेलेक्ट, इसमें दो फर्क होता है देखो। सेल को सेलेक्ट करना और सेल के अंदर लिखना, मतलब कि ऑन द सेल एंड इन द सेल, ये दो डिफरेंट चीज है। अभी मैं ऑन द सेल हूँ, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ ना, अब मैं इन द सेल हो गया, मतलब कि अब मैं सेल के अंदर हूँ। अब मैं सेल में कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे ये नाम, ठीक है, यहाँ पे ये नाम लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट सेल पे जाना है। अब नेक्स्ट सेल पे मैं कैसे जाऊँ, बेसिकली जो हमें पता ही होगा, हम तो एरो की दबा देंगे, एरो से भी जा सकते हैं। एक और जो इसका बेसिक वो है, जो सबसे जो टेक्निकल चीज़ है, जो टेक्निकलिटी से अगर हम जाएं तो फिर टैब दबाएंगे हम, तो टैब से हम एक एक कॉलम से दूसरे कॉलम, जैसे मैं अभी ए में हूँ तो मैंने टैब दबाया मैं बी में आ गया, मैंने टैब दबाया मैं सी में आ गया, मैंने टैब दबाया मैं डी में, तो टैब से हम नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको मुझे कॉलम पीछे जाना है, मतलब मुझे अभी जी पे है मेरा वो सेल, अगर मैं जी से एफ पे जाऊं तो मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल है, आपको शिफ्ट दबाना है एंड शिफ्ट प्लस टैब। सी मैं पीछे जा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैं टैब दबाऊंगा तो शिफ्ट से बेसिकली रिवर्स मतलब है, शिफ्ट से रिवर्स होता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं कि लाइक मुझे अगर फर्स्ट रो से सेकंड रो में जाना है तो सिमिलरली मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर से मैं फिर सेकंड रो में पहुंच जाऊंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो फिर से रिवर्स हो रहा है, देख रहे हो, सिक्स से फिफ्थ एंड देन फोर्थ एंड देन सो ऑन। सो अगर नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो टैब, नेक्स्ट रो में जाना है तो एंटर। ये बेसिक टर्म है, ये सबको पता होनी चाहिए वर्ड में, सॉरी एक्सेल के लिए। नाउ यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे और भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। भाई का लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। मैंने ये सब नाम लिख दिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, अब ये हमने ठीक है सेलेक्ट कर लिया। अब जो सारी चीज़ें हमने वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें हम इसमें भी पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें थी उसमें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का, यस सर। है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें भी है, पावर पॉइंट में भी थी, वर्ड में भी थी और एक्सेल में भी है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। देखो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में कहता है कि आपको पूरा स्टेटमेंट, जो जैसे कि मैंने, अगर मुझे प्रिया में कुछ करना है तो मुझे प्रिया सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, तब जाके मुझे कुछ इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। लेकिन इसमें ऐसा बेसिकली नहीं होता है, इसमें बस आपको एक सेल सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, एक सेकेंड, ठीक है, मान लो मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया। इस सेल को अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो मतलब ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं जो भी एडिटिंग करूंगा वो इस सेल के अंदर जितना भी है वो सब इसी पे होगा अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, जैसे ये है, ठीक है, अगर मुझे बोल्ड करना है तो अगर मैंने बोल्ड किया, देखो ये प्रिया बोल्ड हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है।
ये प्रिया ये देखो बोल्ड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक किया तो ये देखो इटैलिक हो गया। मैंने अंडरलाइन किया तो ये अंडरलाइन कर दिया। तो मतलब ये है कि अगर आप जैसे ही सेल को क्लिक करते हो, जैसे आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो इस सेल को सेलेक्ट करने से इसके अंदर जितनी भी चीजें वो सब चेंज कर सकते हैं, बस इस सेल को सेलेक्ट करके, ठीक है। तो मान लो वापस मैंने प्रिया पे गया, मैंने इस बकेट फिल से क्या होता था कि इस अंदर का जो सेल है उस सेल में कलर भर जाएगा। मैंने क्लिक किया, देखो अब इससे क्या होता था, इससे हमारे कलर चेंज होता था टेक्स्ट का। देखो मैं रेड कर देता हूँ, देखो रेड में हो गया। तो ये सब चीजें थी। और इससे क्या होता है, इससे साइज छोटा होता था, इससे साइज बड़ा होता था। मैनुअली भी हम कर सकते हैं यहाँ से साइज बड़ा छोटा करके। तो ये सब चीजें तो हमने पढ़ चुके थे उसमें आराम से। तो सेम चीजें हैं जो सारी वो एक्सेल में भी होती है, जो वर्ड में भी होती है, जो पावर पॉइंट में भी होती है, ये सब चीजें थी इसमें। अब दूसरी चीज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और ये रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखना कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, वेरी गुड इन स्टडीज, तो आप देख रहे होगे कि जो ये है, अब इसने तो इस एक कॉलम ने पूरा सारा का सारा सब कुछ ब्लॉक कर दिया। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा कि बी में मैंने क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है। देखो अब दिख रहा है। लेकिन इस कॉलम को अच्छा दिखाने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए कि ये अच्छे से प्रेजेंट हो, हम लोग कॉलम और रो की हाइट और विथ भी चेंज कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक रो, कितना बड़ा एक कॉलम, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे अगर ये बहुत बड़ा सेंटेंस है तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इससे इसकी विड्थ चाहिए। देखो आपको दिख रहा है चेंज हो रहा है जो, यस सर। ठीक है। अब मैंने इसको, मान लो इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो और बड़ा करना पड़ेगा इसको। देखो अब इसमें, अब देखो पूरा सेलेक्ट हो गया इसमें। अब इसमें पूरा अच्छे से दिख भी रहा है, दूसरी कॉलम भी दिख रही है और फर्स्ट कॉलम भी दिख रही है। तो हम बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ, आप चाहो तो इस रो की विड्थ भी चेंज कर सकते हो। रो की विड्थ से क्या मतलब है, जैसे ये है, ठीक है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो अब ये बड़ा हो गया, ये देखो ये पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर, रो की हाइट भी चेंज कर सकते हो, कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको करना है, जैसा आपको टेक्स्ट रखना है, जिस हिसाब से आपको एडिटिंग करना है, जिस आपको प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से सेलेक्ट या फिर हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा था। अलाइनमेंट बेसिकली मतलब क्या होता है अलाइनमेंट का, कि ये देखो जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कोई यहाँ पे अलाइनमेंट का टैब है, यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन आ रखी है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैसा कैसा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट करा तो मान लो ये बीच में आ गया, ठीक है। अब मैंने इस सबसे लेफ्ट वाले को सेलेक्ट किया तो ये सबसे टॉप पे चला गया। तो इस अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप इस टेक्स्ट को प्रेजेंट करना चाहते हो अपने इस सेल में। मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो राइट लेफ्ट बिल्कुल सेंटर में है, तो इस सेंटर में दिखेगा अच्छे से। देखो सेंटर में हो गया, ये देखो एक्सट्रीम राइट में हो गया। तो अब इस तरीके से आप किसी भी हिसाब से अपने टेक्स्ट को सेल के अंदर एडिट कर सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर क्या ऑप्शन है। अब ये पहली बात तो सिर्फ और सेल के लिए यूज होता है बेसिकली। अब मान लो जैसे कि मुझे दो सेल हैं, ठीक है, ये दो सेल हैं, इन दोनों सेल को मुझे मर्ज करना है, ठीक है। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज मतलब मुझे ये इन दोनों सेल की जगह सिर्फ एक सेल चाहिए, इन दोनों को मैं मर्ज करके एक सेल बना दूंगा। तो अब वो कैसे होगा, वो भी हो सकता है इसमें। मुझे क्या करना है, बस इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है एंड देन अगर मैं इस मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करूँ, देखो उसमें आपको बता भी रहा है कि क्या है इसका मतलब। मर्ज एंड सेंटर में अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक पूरी का पूरा ये एक सेल हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि कुछ भी लिखना है, टोटल ऑफ द सम गेन्ड इन टेस्ट। मैंने कुछ भी लिख दिया। तो देखो अभी पूरे सिर्फ सिर्फ एक सेल में आ रहा है, जबकि यहाँ दूसरा सेल भी होना चाहिए था बी का। तो बेसिकली मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि आप मर्ज किसी भी दो सेल को एक में मर्ज करके एक दिखा सकते हैं। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम एक्सेल यूज करते हैं वो मैंने बताया था कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब कैलकुलेशन क्या मतलब है, कैलकुलेशन का मतलब यही है कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ मैं इस ई कॉलम में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं इस ई कॉलम में कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 12 13 14 15 16 17। ये है ये मान लो ये मार्क्स आ रखे हैं किसी के 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब मुझे टोटल मार्क्स निकालने की, ये सारे मार्क्स सम, इन सबका एडिशन कितना हुआ है, एंड में आके मुझे इनका एडिशन लिखना है। तो मैं इनका एडिशन कैसे करूँ,
तो उसके लिए एक्सेल में काफी सारी कमांड्स, काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए एक्सेल मोस्टली यूज होता है। मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो पहले तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सारी रोज मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये सारी रोज सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटो सम। अगर मैं ऑटो सम करूँ तो देखो यहाँ पे 87 आ गया। अब 87 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये सारे इनका सम है 87। सिमिलरली अगर मैं वापस से ये सारा कुछ सेलेक्ट करूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कंटेंट। मैं वापस से सारी रो अगर सेलेक्ट, ये सारा पूरा सेलेक्ट करूँ और ऑटो सम की जगह कुछ और क्लिक करूँ, एवरेज अगर मैं एवरेज निकालूँ तो देखो इन सबका एवरेज आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल में मोस्टली यूज़ करते हैं। इस जो ये सॉफ्टवेयर है, इसका एक बहुत छोटी शॉर्ट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि अगर आपको इसमें लिखना है, अगर आपको सीधे बिना किसी ऑप्शन के ये सब करना है, तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है। उसका वो होता है कि आपको पहले इक्वल टू दबाना पड़ेगा। पहले आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा उसी कॉलम के, जिस कॉलम के नीचे आपको एडिशन चाहिए, आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा। एंड देन आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो अभी मुझे सम करना था, तो मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे SUM, सम आ गया। उसके बाद मैं ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट। और अब मुझे लिखना है कि किस कॉलम तक मुझे सम चाहिए। अब चाहो तो इस पूरी कॉलम को देखो, यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे E1 आ गया, मतलब E1 सेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं E1 से इसको ड्रैग करूंगा, ऐसे नीचे करूंगा, 14, 15, 16, 17, देखो ये E1 टू F6 हो गया। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करूं और फिर एंटर दबा दूं, तो देखो इन सब का सम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इन सब का सम वापस से चाहिए, तो फिर मैं वापस से क्या करूंगा, इक्वल टू डालूंगा, सम लिखूंगा, एंड देन ब्रैकेट डालूंगा। उसके बाद इन सारी रोज को सेलेक्ट कर लूंगा। E7 सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। 174, इन सब का सम आके 174 आ गया। सिमिलरली मैं और भी चीजें कर सकता हूँ। अगर मुझे करना है तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। मैंने एवरेज लिखा, ब्रैकेट डाला, फिर से सारी रो सेलेक्ट करी, 12, 14, 16, 174, एंड देन ब्रैकेट डाला। उसके बाद सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो एंटर दबाया, तो ये इन सब का एवरेज आ गया। ये सारी चीजें हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मोस्टली इसी के लिए एक्सेल यूज होता है। और इन सब की छोटी छोटी कमांड्स है जो मैंने आपको अभी बता ही रहा हूँ। दूसरी चीज होती है इन सब के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली क्या होता है कि इन सब वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें, जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ 174 की लिखी हुई है, 174। अगर मैं यहाँ पे फिर से वही कमांड डालू, इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट, एंड देन फिर सबसे सेलेक्ट करूँ E1 से टिल यहाँ तक, E9 तक, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर डालूँ, तो देखो यहाँ पे 174 आ गया। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, एंड ये सम है टोटल। तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं बहुत आराम से। और दूसरी जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक्सेल में मार्क यूज कर सकते हैं, वो है कि एक्सेल आपके पैटर्न को पढ़ लेता है, और अगर आप चाहो तो उस पैटर्न को वापस से रिपीट भी कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने डेज लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मंडे, ठीक है। और अगर मैं पहले जैसे मान लो इसका मैंने सेलेक्ट किया, मुझे सेम टू सेम ही मंडे के मंडे मुझे पूरा पूरा कॉपी करना है, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इस पूरी रो में मुझे करना है कि मंडे मंडे सब इसमें लिखा जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करूंगा, एंड देन इसको पूरा ड्रैग करूंगा नीचे। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो देखो एक पैटर्न अपने आप लिखा रहा है मंडे, फिर वापस से मंडे, देखो। फिर मैं जैसे जहां तक मेरी प्रॉब्लम हुई माता मैं छोड़ दूंगा, तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब फिक्स हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे मंथ के, ईयर्स के नाम भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया जनवरी, फिर मैं करूंगा इनको सेलेक्ट, फिर से मैं इसको ऑटो करूंगा, एंड देन मैं वापस नीचे लिखता रहूंगा। तो देखो एक पैटर्न सेलेक्ट हुआ, जनवरी के बाद उसने नेक्स्ट मंथ लिखा, फेब्रवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैं चाहे तो और नीचे से सेलेक्ट कर सकता था, यहाँ पे दिसंबर तक, देखो ये सारे मंथ सेलेक्ट हो गए। तो सेम चीज है, हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। पैटर्न फॉलो करता है एक्सेल, अगर आप उसको अच्छे से दिखाओ कि कौन सा पैटर्न मुझे रखना है, कौन सा पैटर्न लिखना है, कौन सा पैटर्न मुझे करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो होती है फॉर्मेटिंग। मतलब कि फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है कि एक्सेल में हमें किस तरीके से अपना डेटा प्रेजेंट करना है, किस तरीके से डेटा उसका दिखना चाहिए, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसकी मान लो मैंने ये पूरी रो कॉलम, ये पूरी जो रो है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको फॉर्मेट करके दिखाना है कि कौन सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सबसे लोएस्ट वैल्यू है, कलर कलर फॉर्मेट, ताकि जो देखने वाला है वो अच्छे से देख पाए कि हाँ भाई अच्छा है, दिखने में सही लग रहा है और पता भी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा होगा आपको सभी को, यहाँ पे दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। दिख रहा है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। मोस्टली हम कलर स्केल यूज करते हैं, कलर स्केल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कलरफुल दिखता है और अच्छे से दिख भी जाएगा। तो फिर ये देखो यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स है आपकी, ठीक है। अगर मैंने मान लो मैंने स्टार्टिंग वाली सेलेक्ट कर दी, ठीक है। अब इस कलर स्कीम का क्या मतलब है? अब ध्यान से देखो तो जैसे जैसे नंबर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये और रेड से ग्रीन होता जा रहा है। देखो पहले रेड था, फिर 13 के बाद थोड़ा और कम रेड हुआ, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर ऐसे करते करते और ग्रीन पे आते आते हाईएस्ट वैल्यू दिखा देगा। देखो 774, दोनों 174 काफी ग्रीन है, उसके बाद ये येलो, उसके बाद फिर धीरे धीरे रेड आता गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कंडीशनली इनको जिस हिसाब, जो सबसे छोटा है उसको रेड बना दिया, जो सबसे बड़ा है उसको येलो बना दिया, और इस हिसाब से देखने वाले को भी दिखेगा कि हाँ ये मंडे में 12 था, ट्यूसडे में 13 था, और फिर ऐसे नीचे जाते जाते सैटरडे तक काफी हाई अमाउंट हो गया, 17, उसके बाद संडे 87, फिर ऐसे ऐसे करके। तो वैल्यूज को अच्छे से देख सकता है और कलरफुल्ली काफी अच्छा प्रेजेंट करने में लगता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डिलीट और इंसर्ट की। मान लो ये मान लो ये रो है, ठीक है, ये एच रो है, मैंने एच रो पूरी सेलेक्ट कर दी। एच रो सेलेक्ट करने के बाद मान लो मुझे इस पूरी रो को डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ से मान लो जीरो मैंने सेलेक्ट कर दी, मुझे पूरी रो डिलीट करना है। ये मैंने पूरे जो मंथ लिखे हैं इन सबको मुझे डिलीट मारना है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होता है एक्सेल में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब डिलीट अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें काफी ऑप्शन है, डिलीट सेल, डिलीट डेटा शीट, डिलीट डेटा कॉलम, डिलीट शीट एक्सेट्रा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ रो सेलेक्ट करके, कॉलम सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ डिलीट में क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। पूरी पूरी जो कॉलम थी वो सारी डिलीट हो गई। सिमिलरली आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो, आप इस रो को डिलीट कर सकते हो, आप इसके अंदर का जो सामान है वो डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली डिलीट इस काम आता है। सेकेंड जो चीज थी वो थी शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या मतलब है कि मान लो मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मान लो मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक किया। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक कर दिया, फिल्टर। अब यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, ये एरो जैसे मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक किया, यहाँ पे एक एरो आ गया। अब इस एरो का बेसिकली क्या मतलब है? अगर मैं इस एरो में क्लिक करूंगा तो ये मुझे काफी सारे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा, किस हिसाब से हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर का मतलब यही होता है कि किस हिसाब से हमें अब अपना डेटा सेलेक्टिवली दिखाना है इनको। कि जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया कि 87 को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया और 43.5 को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों जो वैल्यूज है, ये दोनों अपने टेबल पे नहीं चाहिए। तो मैं अगर इन दोनों को अनसेलेक्ट करके ओके कर दूं तो क्या होगा? देखो यहाँ से जो दोनों वैल्यू थी वो सारी हट गई और वो बाकी सारी वैल्यूज आ गई। और यहाँ पे एरो की जगह यहाँ पे एक फनल बन गया और इसका दिखा भी रहा है कि वो ये सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज के बराबर आया है जो हमारा सम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसमें फिल्टर लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी फिल्टर लगाऊं, यहाँ पे फिल्टर लगाऊं अगर मैं इसमें भी, यहाँ पे सेम टू सेम, तो इस पे भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ। मैं फिर से मुझसे पूछेगा कि किस हिसाब से मुझे फिल्टर चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस अपने अंदर नहीं चाहिए। अगर मैं मान लो मंडे मंडे अगर मैं मंडे को अनसेलेक्ट कर दिया एंड देन ओके किया, तो देखो मंडे अपने इसके नीचे यहाँ पे जो मंडे था वो चला गया। ऊपर वाली हेडिंग से क्यों नहीं गया? क्योंकि जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, ये मैंने एज ए हेडिंग सेलेक्ट कर रखा है, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। बाकी इसके नीचे जितना भी टाइटल हो, जिसके कंटेंट है, वो सब सेलेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं वापस से करूँ, अगर मैं सैटरडे से हटा दूँ तो फिर से सैटरडे गायब हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं जितना सॉर्टिंग करता रहूंगा, फिल्टर करता रहूंगा, वो सारी वैल्यूज धीरे धीरे करके जाती रहेगी। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टर इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में, जो मोस्टली यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मैंने फिल्टर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो रोज और जो कॉलम थी वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कि 7 के बाद 9 आ गया, सीधे 8 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 के बाद 6 नहीं है, सीधे 7 आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो पूरी रो थी वो डिलीट मार दी, नहीं, वो डिलीट नहीं हो सकती। वो बस हाइड हो रखी है जस्ट बिकॉज मैंने फिल्टर लगा रखा है। तो मैं वापस से मंडे और सैटरडे सेलेक्ट करूँ और फिर अप्लाई कर दूँ
तो वापस से 6 7 8 सारी रो आ गई और बाकी की सारी वैल्यूज भी आ गई। सो रो फिल्टर और सॉर्टिंग का मतलब होता है कि बेसिकली उसने बस सॉर्ट कर रखा है अपने हिसाब से, हाइड कर रखा है सेल्स को और रोज को, दिखा नहीं रहा क्योंकि हमने ऐसी सेटिंग उसके उसके ऐसी हमने फॉर्मेट डाल रखा है, ऐसा हमने उसको सॉर्ट करने का ऑर्डर दे रखा है, इसलिए वो कर रहा है। उसने डिलीट नहीं करी, बस उसने हाइड करके रख रखी है। तो बेसिकली ये होता है। अब मान लो, अब एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, कि मान लो ये सारे 12 13 14 15 मुझे ये सारे मनी है, ठीक है, ये सारे पैसे हैं। अब मुझे ऐसे तो है नहीं, 12 13 मैंने बस डाल रखा है कि इनमें मैंने डाल लिया कि या ये रुपीज है या ये क्या है या ये किस फॉर्मेट में है, तो मैं उनका भी फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये किया, ये देखो मैंने यूरो का साइन डाला है, वैसे इसमें रुपीज तो नहीं है लेकिन यूरो है। जैसे मान लो मैंने इंग्लिश, ये देखो मैंने रुपीज, ये रुपीज का साइन दिख रहा है। अब ये देखो रुपीज आ गया यहाँ पे, पूरे हर कॉलम में यहाँ पे रुपीज आ गया। इसका मतलब देखने वाला जो अपना हमारा जो व्यू करेगा इस पूरी फाइल को, उसे पता चल जाएगा कि ये प्राइस है। वैसे तो हम हेडिंग भी डाल सकते थे, लेकिन उसके बाद भी प्राइस यूनिट लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है पूरे आपके एक्सेल डॉक्यूमेंट में। यूनिट लिखोगे तभी उसे पता चलेगा। अब ये देखो, ये स्टार स्टार है, इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई वो नहीं डाली और यहाँ पे हमने पॉइंट्स में डाल रखा था, इसलिए ये स्टार स्टार दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको यूनिट डालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इंसर्ट, अब दूसरी चीज है इंसर्ट। अब इंसर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे डिलीट का ऑप्शन है वैसे यहाँ पे इंसर्ट का भी एक ऑप्शन होता है। अब इंसर्ट का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि इंसर्ट में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज डालनी है, हमें कोई सेल डालना है, हमें कोई रो डालनी है, हमें कोई कॉलम डालना है, हमें पूरी पूरी शीट डालनी है। हम शीट भी डाल सकते हैं इस ऑप्शन से। मान लो मुझे सेल डालना है, मान लो मुझे रो डालनी है पूरी, देखो एक रो पूरी एक्स्ट्रा आ गई। अब मान लो मुझे सेल डालना है, ठीक है। अब इसमें ही पूछेगा कि ऊपर डालना है नीचे डालना है, एंटर शिफ्ट रहो एंटर हो। अगर मान लो मैंने शिफ्ट सेल डाउन कर दिया तो इसके नीचे एक सेल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम रोज कॉलम कुछ भी जो भी हमको डालने, देखो यहाँ पे एक कॉलम आ गया एक्स्ट्रा, अभी मैंने इससे पहले डाला तो एक रो आ गई। तो बेसिकली हम कुछ भी इसमें इंसर्ट करके डाल सकते हैं अपनी क्या अपनी जरूरतों के हिसाब से। दूसरा तो मोस्टली यही होता है हमारे एक्सेल में, जो बेसिक्स सबको जानना चाहिए कि किस कैसे हम इसको सम कर सकते हैं, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे हमें मर्ज करना है दो रोज को, दो कॉलम को मर्ज करके हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मोस्टली हम लोग ज़्यादातर एक्सेल में यही यूज़ करते हैं, और ना स्टूडेंट लेवल। इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल यूज़ करते हैं वो रिपोर्ट्स के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। वो अभी के लिए सीखना तो ज़्यादा इनवैलिड रहेगा। अभी के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक्सेल के लिए अभी बेसिक तो यही है। अगर टाइम अगर अगली बार मिला तो मैं आपको और थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। अभी तो थोड़ा और भी बहुत सारा सामान है इसमें जो सिखाना बाकी है, वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, तो वो बाद में हम लोग ट्राई कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो बता देना मेरे को, मैं और बता दूंगा। हाँ, तो आज का सेशन तो कैसा लगा आपको बताओ? बहुत अच्छा सर, थैंक यू सिखाने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभिषेक, काशी, एक सेकेंड एक सेकेंड। आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लो। हम्म, एक सेकेंड वो करने आ रहे हैं। एक सेकेंड में कोई और भी ले लो ऐसे प्रिंट स्क्रीन।
ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे बंद करते हैं। कैमरा ऑफ करना है तो कर लो। आज का सेशन हम यही बंद करते हैं। फिर कल सेशन वापस से होगा, हम देखते हैं। कल एक्सेल कराना है तो मैं एक्सेल कंटिन्यू करा लूंगा, वरना किसी और को करना होगा तो कोई और कर लेगा। ठीक है। सर हाँ सर क्या आपने जो आज कराया वो कल करा सकते हो? मैंने लेट ज्वाइन किया था ना हाँ, इसलिए। मैंने देख लिया था। हाँ, वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज वैसे भी कम, बस प्रिया ने ज्वाइन किया था। आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। कल कल वापस से कर लेंगे। कल मैं बता रहा हूँ एक्सेल का मैं थोड़ा और बता दूंगा। एक दिन में तो वैसे भी नहीं होता है, तो फिर कल जो पढ़ा है वो आज वापस से रिवाइज करा दूंगा मैं कल। यस कोई सर, प्रॉब्लम थैंक नहीं है। यू सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आप जा सकते हो, आपको जाना है तो। आप लोग भी, बाकी सब। बाकी सब मेंबर्स एक बार रुक जाना, डिस्कस कर लेंगे कल हम्म, क्या करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या वो कर लो। हाँ, तुम मतलब लेना चाहता है क्या कल का सेशन भी तुम? हाँ, मैं ले लेता हूँ यार, क्योंकि आज वैसे भी आधा ही हुआ था, मेरे को पता था कंप्लीट नहीं मैं होगा आज। समझ गई, वो कुछ भी नहीं करवा पाया और वो आई भी हम्म। लेट। तो अगर हाँ। कल का लेना चाहता है तो ले ले, क्योंकि बाकी हम्म। सब तो करवा ही चुके हैं। वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल है। उसके बाद एक क्लास में शायद अभिषेक ने जीमेल वगैरह सिखा दिया था इन्हें। हाँ, सिखाया था हाँ जी, हाँ, वो हाँ। है ना, वो जीमेल हो गया था, यूट्यूब भी हो गया था, या वो रह गया था? नहीं, वो भी हो गया था। हाँ, तो फिर एक्सेल के बाद तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। अगर तेरे को कल एक्सेल की लेनी है तो तू ले ले, नहीं तो फिर मैं भी एक्सेल ही करवाऊंगी और कुछ नहीं। तेरे आज का ठीक है, ठीक सेशन है। हो नहीं पाया तो कल हाँ, लेना अच्छे है। से नहीं हो, मैं ले लूंगा, ले लूंगा, मैं ले लूंगा। और आज वैसे ज्वाइन किसी ने किया नहीं, और वही तो जिसने किया तो लास्ट में ग्रुप वो में ना भी लिख बोल रहे देते थे। हैं कि कल संडे है और वैसे भी रिलैक्स हो गए होंगे आज की। आज स्कूल भी टाइमिंग क्लैश हो रही है, तो कल सारे ज्वाइन हम्म। कर लें। मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा। हाँ, लिख क्या देना। क्या डिसाइड हुआ कल के लिए? कल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक्चुअली आज इतना लेट स्टार्ट हुआ, फिर आधा हुआ भी नहीं पूरा, ऑलमोस्ट आधे घंटे में, तो मैंने कहा कल वापस से ले लूंगा सेशन इनका। अच्छा, बच्चे आए कितने थे आज? दो ही आए थे, वो भी एक तो बहुत लेट आए, पता नहीं कब आए, मेरे को ये भी नहीं पता। अच्छा अच्छा। तो वही हो रहा था। कोई नहीं। और कितने देर का सेशन? अरे यार, ये रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड स्टॉप कर ले पहले। अरे हाँ।